नमस्कार, खास मुलाकात पे आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज मैं डीपीआर हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर आर.एन. चटर्जी साहब से मुखातिब हूं और सीधे तौर पर उनसे जानेंगे कि भारत में कुक्कुट पालन की क्या स्थिति है और डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद स्थित ये संस्थान किस तरह योगदान करता है भारत में पोल्ट्री उत्पादन की अभिवृद्धि में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी विजन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे भारत में जो पोल्ट्री उत्पादन की स्थिति है वो कुल हिस्सेदारी जो एग्रीकल्चरल हिस्सेदारी है उसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा नमस्कार, और जो भी किसान भाइयों बहनों मुर्गी पालन क्षेत्र में काम कर रहे हैं सभी को मेरा तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। जैसे कि हमारा जो एग्रीकल्चरल क्षेत्र, हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है, और आज से 40 साल पहले की हम बात करें 1981 में, तब हमारा कृषि क्षेत्र से एग्रीकल्चर क्षेत्र से जो एग्रीकल्चरल जीडीपी मतलब हमारा जो नेशनल जीडीपी है, हमारा देश का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका करीब 30% एग्रीकल्चर क्षेत्र से होता था, कृषि क्षेत्र से उसका होता था। लेकिन अभी वो थोड़ा कम हो गया क्योंकि इंडस्ट्री क्षेत्र जो है वो बहुत फास्ट उसका डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए एग्रीकल्चर क्षेत्र का जो ग्रोथ है, जो टारगेटेड ग्रोथ है वो 4% ग्रोथ है पर ईयर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है, सब स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट है। तो उस हिसाब से हमारा जो एनिमल साइंस क्षेत्र है, मतलब प्राणी पालन, पशुपालन और मुर्गी पालन क्षेत्रों से जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है उसका करीब करीब 30% है, 30.3%। करीब करीब 1/3 हमारा एनिमल साइंस या पशुपालन और मुर्गी पालन क्षेत्रों से आता है। और जो एग्रीकल्चर क्षेत्र से टोटल जो हमारा देश का जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है आज की डेट में वो करीब 18.2% है, 18% है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। विकास में बहुत बड़ी भागीदारी है हाँ। एनिमल साइंस की। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ दर्शकों के लिए कि हम पहले जो प्राणी पालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन हम बात करते थे कि ये एग्रीकल्चर का एलाइड सेक्टर है। अभी कुछ दिन पहले तक भी ऐसा ही था, लेकिन अभी क्या है स्थिति, सभी स्टेट में कृषि मंत्री अलग है, प्राणी पशुपालन मंत्री अलग है, सेंट्रल में भी यूनियन में भी हमारा कृषि मंत्री, कृषि मंत्रालय अलग है और पशुपालन मंत्रालय भी अलग है। और कुछ दिन पहले भी ऐसा आया था कि हमारा प्राणी पालन या पशुपालन से जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारा देश में, जो इसका कंट्रीब्यूशन है करीब करीब 1/3 कंट्रीब्यूशन है। इसको देखते हुए ये अभी एलाइड सेक्टर में नहीं आता। एग्रीकल्चर का जो मेन स्ट्रीम जो सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चर है, वो मेन जो एग्रीकल्चर मेन स्ट्रीम में था, हमारा प्राणी पालन भी उसी मेन स्ट्रीम में आ गया। सर, ये माने कि भारत में अब जो पारंपरिक कुक्कुट पालन का जो तरीका था वो बदल करके अब हम व्यावसायिक तौर तरीके को अपनाने लगे हैं, खासकर जो डीपीआर या फिर शोध अनुसंधान के चलते। हाँ, मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ कि हमारा जितने सारे कृषि क्षेत्रों में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है, चाहे क्रॉप्स हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल या फ्लावर का क्षेत्र में हो, तो इसमें क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है उसमें सबसे पहले संभवतः हमारा जो पोल्ट्री क्षेत्र है ये इंडस्ट्री का रूप लिया। करीब करीब 4 डिकेड पहले, 40 साल पहले ये इंडस्ट्री का रूप ले लिया। और इसका जो डेवलपमेंट है बहुत फास्टर डेवलपमेंट है, बहुत आगे जा रहा है। और इसका जो ग्रोथ है पर ईयर, लेयर सेक्टर में 6 से 7% ग्रोथ है पर ईयर, और ब्रॉयलर क्षेत्र में 8 से 10% ग्रोथ है। और जो हमारा जो एग प्रोडक्शन है, अभी लास्ट ईयर 2022 में एग प्रोडक्शन था देश का 129.6 बिलियन, मतलब 130 बिलियन एग हमारा देश प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। सिमिलरली हमारा जो मीट प्रोडक्शन है
मतलब जो चिकन मीट या पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन है वो करीब करीब 4.4 मिलियन मेट्रिक टन है। और जो टोटल मीट प्रोडक्शन है, चाहे बीफ हो, मटन हो, सीवन हो, पोल्ट्री मीट, सब कुछ मिला के करीब करीब 8.6 मिलियन मेट्रिक टन मीट प्रोडक्शन होता है, सभी स्पीसीज मिला के। उसमें से आधा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा हमारा मुर्गी या पोल्ट्री में मुर्गी भी आता है, बतख भी आता है, कोयल भी आता है, तो मेन कंट्रीब्यूशन चिकन से होता है। और पोल्ट्री क्षेत्र से उसका जो मीट प्रोडक्शन है वो 50% से भी ज़्यादा, आधा से भी ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है। और हम अगर पुराने ज़माने में आप जो बात कह रहे हैं कि 50 साल में क्या स्थिति था, अभी क्या स्थिति है, जैसे हम अगर 1950s की बात करें, उस टाइम हमारा पॉपुलेशन भी कम था। अभी हम पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गए पूरा दुनिया में। और उस टाइम हमारा करीब करीब 45-50 करोड़ पॉपुलेशन था। आज का डेट में 142 करोड़ करीब पॉपुलेशन हमारा है। तो उस टाइम जो हमारा एग अवेलेबिलिटी है, अंडा जो होता था, उत्पादन जो होता था, करीब करीब 1.8 बिलियन होता था, जो अभी आगे बढ़ के 130 बिलियन हो गया, 130 बिलियन हो गया। मतलब 67 टाइम्स, परसेंट नहीं, 67 टाइम्स एग प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ हमारे मुर्गी क्षेत्र में। तो ये सबसे ज़्यादा, सबसे फास्ट डेवलपमेंट हुआ है। और सिमिलरली जो हमारा पोल्ट्री क्षेत्र में, मीट क्षेत्र में जो इसका ग्रोथ है वो भी करीब करीब 60-70 टाइम्स इसका ग्रोथ है। प्रोडक्शन में ये व्यापक बदलाव हुआ, तो अभी भारत में खपत की क्या स्थिति है सर, और एक्सपोर्ट हम कितना कर पाते हैं? हाँ, तो अभी जो हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री है, स्टेट मिनिस्ट्री है, सभी का एक टारगेट है, पर्टिकुलरली जो हमारा केंद्रीय मंत्री या सेंट्रल मिनिस्टर्स है ये, या हमारा जो प्रधानमंत्री है, उनका मेन उद्देश्य है सभी क्षेत्रों से एक्सपोर्ट बढ़ाना। तो हमारा जो प्राणी पशुपालन या मुर्गी पालन क्षेत्रों में बाफेलो मीट का जो एक्सपोर्ट होता है वो करीब करीब पर ईयर एक साल में 26,000 करोड़ होता है। हमारा मुर्गी पालन में जो एग प्रोडक्शन, एग या मीट प्रोडक्शन में उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमारा पशुपालन मंत्रालय है, सेंट्रल यूनियन मिनिस्ट्री है, वहाँ से और सेंटर जो स्टेट मिनिस्ट्री है, वहाँ से कोशिश किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए। अभी स्थिति ऐसा है कि करीब करीब 700 से 800 करोड़ रुपया हमारा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी ये भी बढ़ जाएगा। हमारा जो मेन प्रॉब्लम था, जो सबसे मेन प्रॉब्लम था पहले, कि हमारा जितना रिक्वायरमेंट है, अंडा जितना रिक्वायरमेंट है, एक ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हिसाब से एक आदमी को एक साल में 180 अंडा खाना चाहिए, मतलब हर दिन आधा अंडा खाना चाहिए। और सबसे न्यूट्रिशियस है, इसका एमिनो एसिड बैलेंस भी सबसे अच्छा है, और सबसे चीप एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है अंडा। और उसी हिसाब से जो पोल्ट्री मीट है, पोल्ट्री मीट का भी जैसे कुछ कुछ स्पीसीज़ का मीट है, कुछ कुछ पेशेंट में वो नहीं दिया जाता है, लेकिन पोल्ट्री मीट का वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिलीजियस उसका प्रॉब्लम नहीं है। और उसका जो प्रोडक्शन पहले था अभी बहुत बढ़ गया। पहले जो हमारा जितना रिक्वायरमेंट था, मतलब पहले भी उतना रिक्वायरमेंट था, अभी भी उतना रिक्वायरमेंट है। एक आदमी को 180 जो मैं बोल रहा था अंडा एक साल में लेना चाहिए, वो अभी हम जो ले रहे हैं वो है 95-96 एग्स हमको मिलता है एवरेज पूरा पॉपुलेशन में। 130 बिलियन एग प्रोडक्शन है, डिवाइडेड बाय 142 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर हम केवल इसमें एगिटेरियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन का बात करें, या केवल एगिटेरियन का बात करें, तो करीब करीब हमारा देश में 82% लोग हैं जो अंडा खाते हैं, एगिटेरियन है। और नॉन वेजिटेरियन का बात करें तो वो भी करीब करीब 78-79% है। कुछ लोग मीट, मछली नहीं खाते हैं, लेकिन अंडा खाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चेंज है हमारे, और जो होना भी चाहिए। जो प्रेग्नेंट मदर या जो बच्चा है उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारा जो रिक्वायरमेंट हो अभी हम पूरा नहीं कर पाए। हमारा जो टारगेट है 2050 में हमारा शायद ह्यूमन पॉपुलेशन 160 करोड़ में चला जाएगा।
और हमारा जो रिक्वायरमेंट है एक प्रोडक्शन वो 200 बिलियन हो जाएगा। तो वो हम पहले जितना हमारा ज़रूरत है उसको पहले पूरा करेंगे, और साथ साथ जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जो हम विदेश में अंडा या मीट जो हम भेजते हैं उसको भी हम बढ़ाते जाएंगे, साथ साथ दोनों एक साथ चलेगा। सर, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, जिसे कुक्कुट पालन निदेशालय भी बोलते हैं, और कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय, तो ये एक प्रीमियर संस्थान है, और खासकर आप जो कॉर्पोरेट लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर जो पोल्ट्री उत्पादन को लेकर के काम हो रहा है उसमें सहयोग करते हैं। इसके अलावा जो फार्मर्स के साथ भी सहयोग करते हैं। तो अलग अलग जानना चाहेंगे कि डीपीआर का फार्मर्स को लेकर क्या सपोर्ट होता है और इंडस्ट्री लेवल पर कैसे सपोर्ट करते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जो पोल्ट्री सेक्टर है, जो मैं बोल रहा था, ये इंडस्ट्री हो गया, जितने सारे एग्रीकल्चर कमोडिटी है, तो हमारा जितना एक प्रोडक्शन है उसका करीब करीब 80% आता है इंडस्ट्री क्षेत्र से। लेकिन एक चीज़ हुआ है पिछले मतलब 2012 से 2019 तक 7 साल में, जो बैकयार्ड पॉपुलेशन जो था उसका 43% ग्रोथ हुआ, जिसमें हमारा संस्थान का सबसे ज़्यादा योगदान है। बिल्कुल, हम जितने सारे की आय बढ़ी होगी इसमें। हाँ, हम जितने सारे उन्नति प्रजातियां डेवलप किया, इम्प्रूव वैरायटी हमने चिकन में ही हम काम करते हैं, उसके बावजूद हम बतख में भी काम करते हैं, मुर्गी बतख दोनों में काम करते हैं। तो जो हमने उन्नत प्रजातियां डेवलप किया है, उसका पूरा देश में, आप लेह लद्दाख में जाइए, हमारा वैरायटी बनराजा जो हमने कुछ वैरायटी बनाया है, जैसे बनराजा है, ग्रामोप्रिया है, श्रीनिधि है, कमर्शियल क्षेत्रों के लिए कृषि लेयर है, कृषि ब्रो है, अतुल्य है। तो ये सब वैरायटी हमने डेवलप किया है। तो ये सब वैरायटी में कुछ वैरायटी ऐसा है जो पूरा हिंदुस्तान में आप अंडमान निकोबार में जाइए, उधर भी आपको मिलेगा। आप अरुणाचल में जाइए, उधर भी हमारा बनराजा फार्मर्स मिलेगा। और हम पूरा हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी अभी हमको विदेश से भी हमारा इम्प्रूव वैरायटी लेने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट आया है, और वो भी शायद कुछ दिनों में हम भेजेंगे। इथियोपिया करके एक अफ्रीकन कंट्री है, और हमारा एक इंटरनेशनल लाइफस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके तहत, उसके थ्रू हम आईसीआर के थ्रू इथियोपिया में भेजेंगे कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है हमारा बनराजा कैसा सूटेबल होगा, हमारा श्रीनिधि या ग्रामोप्रिया कैसा सूटेबल होगा। अगर सूटेबल है तो वो लोग हमसे लेंगे। तो हमारा जो आप कह रहे थे कि एक्सपोर्ट कितना होगा, तो उसमें भी हमारा बहुत हेल्प होगा, हमारा फार्मर्स का हेल्प होगा। हमने जो पेरेंट लाइन्स डेवलप किया उसको जो लेंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, कमर्शियलाइज कर देंगे, तो उनके लिए भी वो फायदेमंद होगा। जो ये डेवलप ब्रीड्स हैं, बनराजा का जैसे जिक्र किया, श्रीनिधि का जिक्र किया, तो डायरेक्ट किसान या फिर जो इंडस्ट्री लेवल के पोल्ट्री फार्मर्स हैं वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इन? हाँ, हमारा एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय, हमारा मेन सेंटर हैदराबाद में स्थित है। इसके बावजूद हमारा बतख के लिए एक रीजनल सेंटर है जो कि भुवनेश्वर में है, और इसको छोड़ के हमारा AICP सेंटर है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट का सेंटर है, करीब 24 जो डिफरेंट स्टेट में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में हमारा वो सब सेंटर स्थित है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा मेन काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का ऊपर काम है। तो जितना डिमांड है, हमारा बनराजा का डिमांड है करोड़ में, लेकिन हमारा उतना मतलब फैसिलिटी नहीं है, और क्योंकि हमारा तो मेन काम है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गवेषणा करते हैं, हम वैरायटी बनाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, तो हम पूरा नहीं कर पाते। इसलिए हमने सेंटर खोला है जहाँ पे हम पेरेंट लाइन्स देते हैं, और वो पेरेंट लाइन्स का मैटिंग करके, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या ICR जो संस्थान है उधर ही है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, तो वो लोग मल्टीप्लाई करके भेजते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि फार्मर्स आते हैं, फार्मर्स आके वहाँ पे कमर्शियल जो बर्ड्स हम डेवलप करते हैं उस सेंटर से ले जाते हैं, और हमारा जो संस्थान हैदराबाद में है, यहाँ से थ्रू आउट द कंट्री इसका जाता है। हमारा हैदराबाद का बोलते हैं, जैसे दिल्ली इज़ द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिमिलरली पोल्ट्री का जो कैपिटल है उसको बोलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद इज़ द पोल्ट्री कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारा मेनली 3 राज्यों है,
जो एग प्रोडक्शन में नंबर 1 है तमिलनाडु है, नंबर 2 है आंध्र प्रदेश और नंबर 3 है तेलंगाना। तो हैदराबाद का चारों तरफ बहुत सारे फार्मर्स है। कुछ ऐसा फार्मर्स है जिसके पास 10 लाख 12 लाख तक मुर्गी है, लेयर बर्ड्स है, जो एक एक दिन में 10 लाख तक 10 लाख 11 लाख अंडा प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो काम करना है, हम दोनों हमारा मिनिस्ट्री, पशुपालन मंत्रालय, स्टेट गवर्नमेंट सब एक साथ मिल के उस एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए उसका ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जो हमारा जो आपका जो प्रश्न था कि इंडस्ट्री को हम कैसे सपोर्ट करते हैं, हम जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं वो तो है न्यूट्रिशन क्षेत्र में सपोर्ट करते हैं, हेल्थ क्षेत्र में सपोर्ट करते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, इंडस्ट्री लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये और ट्रेनिंग हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स होता है। फार्मर्स का ट्रेनिंग होता है, वेटनरियन का ट्रेनिंग होता है, जो हायर लेवल ऑफिशियल उसका ट्रेनिंग होता है, जो इंडस्ट्री से आते हैं उसका ट्रेनिंग होता है, जो एग्री एंटरप्रीनियर्स है उसका ट्रेनिंग होता है। उसके बावजूद एक एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ASCI, एक अलग मंत्रालय है, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। तो उसका से भी हम एक एक महीने का ट्रेनिंग देते हैं, फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं जो 1 महीने का होता है। तो इस तरह का हम ट्रेनिंग बहुत सारे करते हैं। यहाँ पे हैदराबाद में एक मैनेज जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का एक मिनिस्ट्री का एक संस्थान है, मैनेज का थ्रू हम बहुत सारे प्रोग्राम हम करते रहते हैं। तो डीपीआर के डायरेक्टर डॉक्टर आर.एन. चैटर्जी साहब से हम बातचीत कर रहे हैं और डीपीआर में कुछ दिनों पहले तत्कालीन पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सुझाव दिया था कि मोरिंगा इंटीग्रेटेड पोल्ट्री फार्मिंग अगर अपनाई जाए तो आम किसानों को, जो छोटे किसान हैं बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं, तो उनको बड़ा फायदा होगा। डॉक्टर साहब से इस बारे में भी जानना चाहेंगे। सर, ये किस तरह का प्रयोग था मोरिंगा के साथ पोल्ट्री फार्मिंग का? एक्चुअली हम जब कृषि क्षेत्र का बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ होता है, एक तो मिक्स्ड फार्मिंग और दूसरा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो जब हम चिकन का बात करते हैं, चिकन के साथ मोरिंगा, मोरिंगा मतलब जो सजना फली है, सहजन भी बोलते हैं। सहजन हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसका साथ मुर्गी का हम एक साथ पालन करते हैं, उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि हमारा जो सजना जो पत्ता है, सजना जो फली है, तो ये दोनों में हमारा बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो मुर्गी एक साथ पालन करते हैं, मुर्गी को हम वो लीफ, उसका जो पत्ता होता है सजना फली का, वहाँ पे वो खुद जाती है, उसके लिए नाइट शेल्टर बना हुआ है और सुबह छोड़ देते हैं। वो जाके जो भी कीड़ा मकोड़ा मिलता है उसको वो खाती रहती है। और उसके साथ जो पत्ता है वो पत्ता उसको सुखा के दाना के साथ भी मिक्स करते हैं, और जो ग्रीन लीफ होता है तो वो भी हम डायरेक्टली मुर्गी को दे देते हैं, वो लोग खाती रहती है। और उससे क्या होता है कि उसका जो मोर्टेलिटी है वो बहुत कम हो जाता है, जो मरने का जो रेट है वो कम हो जाता है। एक तो नॉर्मल मुर्गी में रोज़ कुछ ना कुछ मरते रहते हैं, वो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो चीज़ कम हो जाता है, मतलब सर्वाइवेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो वो एक है। दूसरा चीज़ क्या है, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। हम दाना जितना देना चाहिए उसका आधा दाना में उसको हम पालन कर सकते हैं। और जो हमारा उसके साथ इम्प्रूव वैरायटी ग्रामोप्रिया जो लेयर वैरायटी है उसको हम पालन कर सकते हैं, जो 180-200 अंडा दिया है। और हमारा जो माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साहब, उनका ये आइडिया था और उन्हीं का आइडिया हिसाब से हमने काम किया। और जो पशुपालन मंत्रालय है उसके साथ हमारा मिनिस्ट्री, हमारा ICR, हमारा संस्थान एक साथ काम किया। दोनों मिनिस्ट्री का एक काम है। और ये हमने देखा है कि हमारा जो टारगेट था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, मिक्स फार्मिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें बेचते हैं मार्केट में, ये तो सबको मालूम है कि उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो हमारा टारगेट क्या है कृषि वैज्ञानिक का हिसाब से कि 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में कितना ज़्यादा एक फार्मर, एक किसान को मिल सकता है, वो बहुत ज़्यादा 2 से 3 गुना वो हो जाता है।
खासकर मार्जिनल किसान जो है उनके लिए एक बड़ा रोजगार का मौका मिल सकता है। बहुत बड़ा मौका मिल सकता है, वो नंबर एक है। और दूसरा चीज है, ये तो नेचुरल पद्धति में हो रहा है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पालन करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, वो कहीं नली का पानी पी रही है, कुछ पी रही, तो वो ऑर्गेनिक आप नहीं कह सकते। ऑर्गेनिक लाइक है, लेकिन हम जब मुर्गी मोरिंगा के साथ करते हैं, वो एक लिमिटेड एरिया में है, तो उसमें उससे जो अंडा उत्पादन होता है, उससे जो पोल्ट्री मीट उत्पादन होता है, वो ऑर्गेनिक लाइक या ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारा एक किसान भाई आए थे इधर, यहाँ से देख के गए, और वो बुलंदशहर में अपना आधा एकड़ 1 एकड़ ज़मीन में उन्होंने किया, और गाजियाबाद जो उनका नज़दीक है दिल्ली में मार्केटिंग करता है। एक अंडा 15 रुपया में बेचता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक उन्नत ब्रीड के साथ एक स्वस्थ जो पोल्ट्री का प्रोडक्ट होगा तो वो ह्यूमन के लिए भी फायदेमंद होगा। एक बार फिर से डीपीआर पर आते हैं सर। आपने कहा प्राइमरीली ये आर&डी पर काम करता है, तो अभी आर&डी को लेकर के कोई रिसेंट बड़ा डेवलपमेंट आपके संस्थान में हुआ? हाँ, तो एक तो जो मैं बोल रहा था कि इम्प्रूव वैरायटी, वो तो हमारा कंटिन्यूअस है, वो हम कंज्यूमर प्रेफरेंस का हिसाब से हम बनाते जाते हैं। और करीब करीब हम डिफरेंट स्टेट में जो भी मुर्गी सप्लाई करते हैं, तो हमारा संस्थान से करीब करीब 38 लाख से 40 लाख तक चिक्स जाता है फार्मर के पास थ्रू आउट द कंट्री। मतलब इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एक साल में, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो एक चीज़ हो गया। लेकिन रिसेंटली हमने एक जीन चिप डेवलप किया, जो नेटिव ब्रीड के लिए जीन चिप जब हम सिलेक्शन करते हैं, मॉलिकुलर लेवल में काम करते हैं, जीन चिप हमने डेवलप किया, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी का हाथों से वो कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो वो जीन चिप हमने डेवलप किया जो पहले नहीं था, और उसका वैलिडेशन भी हुआ। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, रिसर्च में करते हैं, उसको थर्ड पार्टी वैलिडेशन होता है कि ये हमने तो किया, हमारे संस्थान में किया, लेकिन दूसरा जगह में काम कर रहा है कि नहीं, वो भी तो देखना होता है, उसको वैलिडेशन बोलते हैं। तो वैलिडेशन भी हमने किया है। तो वो 10 हमने जो नेटिव ब्रीड है, हमारा 19 नेटिव ब्रीड्स है चिकन का, डक्स का अलग है, बाकी सबका अलग है। तो केवल चिकन का ही 19 ब्रीड्स है। तो 19 ब्रीड्स में 10 ब्रीड नेटिव ब्रीड का कितना जल्दी हम काम मतलब एक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमने जीन चिप डेवलप किया। तो नंबर 1। नंबर 2 है कि जीनोम एडिटिंग, ये बहुत नया चीज़ है, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में भी काम हो रहा है, हमारा पशुपालन क्षेत्र में भी काम हो रहा है। तो हमने जीनोम एडिटिंग का ऊपर भी काम किया है। वो भी मॉलिक्यूलर लेवल में ही काम होता है। पहले लेबोरेटरी में होता है, लेबोरेटरी से फिर मुर्गी में होता है, तो उसके बाद तो बाद में मतलब वो अभी रिसर्च लेवल में है, लेकिन मार्केट में जाने के लिए कुछ प्रोसीड्यूर है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें हमने देखा जब जीनोम एडिटिंग किया है, एक 2 अलग अलग जीन 2 अलग अलग नेटिव ब्रीड में किया है, तो देखा है कि उसका 150% मतलब 1.5 टाइम्स एक प्रोडक्शन बढ़ गया। जो हमारा निकोबारी फाउल है, एक नेटिव ब्रीड है जिसका अंडा प्रोडक्शन 150 है घरेलू पद्धति में, वो 220 के आसपास होता है। कड़कनाथ 110-120 अंडा प्रोड्यूस होता है बैकयार्ड क्षेत्र में, वो भी 200 के ऊपर अंडा प्रोडक्शन हुआ जब हमने जीनोम एडिटिंग किया। इसी हिसाब से हमने जीन साइलेंसिंग का ऊपर काम किया। तो जैसा कि आपने बताया सर कि वैक्सीनेशन या फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो ये मार्केट में अभी स्थिति क्या है? कॉस्टली है या फिर कमर्शियल स्टेज में है? इसका कॉस्ट मिनिमाइज किया जा रहा है, थोड़ा कम पड़ेगा, ताकि किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि फीड कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर दवाओं का कॉस्ट बढ़ जाता है, मुर्गियां मरने लगती हैं। तो आपने बताया आर&डी के जरिए आपने कई सारे सुझाव भी दिए कि ऑल्टरनेटिव हो सकता है फीडिंग के लिए, और जिस तरह के आपने बताया कि वैक्सीनेशन या एंटीबायोटिक्स उसको अपना करके किसान फायदा ले सकते हैं। तो सहज भाषा में क्या उनको सलाह दे सकते हैं कि कैसे वो? जैसे कि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी होता है और मुर्गी का दाना में भी होता है, उसको बोलते हैं फीड एडिटिव। फीड एडिटिव, तो फीड एडिटिव हम यूज़ करते हैं, जैसे लाइसिन, मिथ्योनिन, सिंथेटिक एमिनो एसिड हो गया, कुछ प्रोबायोटिक्स हो गया, कुछ विटामिन मिनरल्स हो गया, तो ये फीड एडिटिव्स में आता है। तो सिमिलरली हमने जो एंटी
माइक्रोबियल ग्रोथ प्रोमोटर का ऑल्टरनेटिव जो हमने निकाला है वो भी फीड एडिटिव का हिसाब से जाएगा। लेकिन जो फीड एडिटिव्स अभी जो हम जैसे एंटी माइक्रोबियल या जो करते हैं उससे वो कम होगा। दैट इज़ वन एस्पेक्ट। अनदर एस्पेक्ट क्या है कि हमारा फूड सेफ रहेगा। ये फीड एडिटिव प्रोडक्शन कॉस्ट को ज्यादा बढ़ाता है? फीड एडिटिव जो होता है वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, कॉमर्शियल क्षेत्र में नॉर्मली यूज़ करते हैं। बैकयार्ड क्षेत्र में उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। जब तक प्रोडक्शन घट ना जाए तब तक हम यूज़ नहीं करते, लेकिन कॉमर्शियल क्षेत्र में यूज़ करते हैं। कॉमर्शियल क्षेत्र में जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लेयर एक साल में 325 से 330 अंडा देती है। हमने भी ऐसे वैरायटी डेवलप किया जो 315 से 320 हमारा AICRP का वो एक इम्प्रूव्ड वैरायटी हमने डेवलप किया। 315 से 320 एक साल में 365 दिन में होता है। बहुत बड़ा है। और हमने जो R&D का थ्रू जो जीन चिप हमने डेवलप किया, जीनोम एडिटिंग किया, उसको हम इसमें अब लगाएंगे तो देखेंगे कि 330 से हम आगे जा सकते हैं क्या। उसका लिमिट है 365। हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो वो इस दुनिया में जो पहली बार मतलब इस क्षेत्र में हमारे मुर्गी क्षेत्र में काम यह इधर हुआ है और इसका ऊपर काम चल रहा है। तो डॉक्टर आर.एन. चटर्जी साहब ने बताया कि बैकयार्ड फार्मिंग हो चाहे इंडस्ट्री लेवल का फार्मिंग हो, बहुत सारे काम R&D स्तर पर DPR में चल रहे हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर पोल्ट्री फार्मिंग जो देश में चल रहा है उसको मिलेगा। और जो पोल्ट्री फार्मिंग का कंट्रीब्यूशन है GDP में आने वाले वक्त में और ये बढ़ेगा। साथ ही जो मार्जिनल किसान है उनको भी DPR डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च और इससे जुड़े अन्य जो संस्थान है उससे सीधे तौर पर फायदा मिल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुर्गी पालन जो करते हैं, जो किसान भाइयों बहनों करते हैं, उन लोगों को मेरा तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।